राम राम एवरीबॉडी। चल, देखो ये असाइनमेंट रख लो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं थोड़े समय तक। दो चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और देखना। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, बोथ मोहन एज वेल एज सोहन वर प्रेजेंट देयर। बोथ मोहन एज वेल एज सोहन वर प्रेजेंट देयर। अरे सही करो इसे। अबे सही करो इसे। हीरो इसे सही कर। हाँ, वर्क की जगह बहुत आएगा ना। अब देखो ये जो एज वेल एज हम लिखते हैं ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। मतलब इसके बाद जो हम सोहन लिख रहे हैं वो हमारी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का सब्जेक्ट ये मोहन है। तो वर्ब हमें इसके अकॉर्डिंग वॉज लिखनी चाहिए। ठीक है। मोहन और सोहन दोनों सब्जेक्ट तभी बन सकते हैं जब दोनों को एंड से कनेक्ट किया जाए। एज वेल एज एक प्रिपोजिशनल फ्रेज होती है, इसके बाद जो हम सोहन लिख रहे हैं वो एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मोहन। मोहन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखना चाहिए, वॉज लिखना चाहिए। तो अगर हम कभी भी एज वेल एज से दो नाउन से प्रोनाउंस को रिलेट या कनेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला होता है। तो इस हिसाब से जो मोहन है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें वॉज लिखना चाहिए। लेकिन अगर हम वॉज लिख भी देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बोथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे एक नहीं दो होंगे। दो सिंगुलर नाउन्स जो है वो मिलके एक तब बन सकते हैं जब उनको एंड से कनेक्ट किया जाए। अगर हम यहाँ पे बोथ लिख रहे हैं तो हमारे सब्जेक्ट दो होने चाहिए, मोहन भी सब्जेक्ट होना चाहिए, सोहन भी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट हो जाएंगे तो इनके लिए हमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड लिखना पड़ेगा। तो आंसर इसका ये कि एंड। अब अगर इसमें बोथ नहीं लिखा होता तो हम वर्क की जगह वॉज लिखते। बोथ लिखा हुआ है तो हमें एंड लिखना पड़ रहा है। तो ये अपना ध्यान रखना। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कोरिलेटिव्स, कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में कोई पर्टिकुलर कंजंक्शन यूज होगा, बाकी नहीं। ये जो बोथ है इसके साथ में एंड का यूज किया करो। और वो भी ध्यान रखना, अगर बोथ नहीं लिखा होता तो इस सेंटेंस में हम वर्क की जगह वॉज लिखते। तो बोथ एक डिटर्मिनर होता है, इसके साथ अगर कभी कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो एंड लिखना। दूसरा देखो, दे यूजुअली रेस्ट बिटवीन 2 PM to 3 PM। they usually rest between 2 PM to 3 PM। अब देखो ये जो बिटवीन हमने लिखा ना, प्रेपोजिशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी दो चीजों में किसी डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करना हो। कुल मिला के इसके ऑब्जेक्ट हमेशा दो होते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो बिटवीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 2 PM। 2 PM इज अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, एक दूसरा भी टाइम पॉइंट यहाँ पे 3 PM है, लेकिन वो एक दूसरी प्रेपोजिशन 2 का ऑब्जेक्ट है। अब अगर वो 2 का ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि बिटवीन जो वर्ब है प्रेपोजिशन है, इसके साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकती। तो अगर ये दोनों इसी के ऑब्जेक्ट होते तो ये सेंटेंस सही है। अभी कुल मिला के ये गलत है। अब इसको सही करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे बिटवीन की जगह फ्रॉम लिख दें तो सही हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को ऑब्जेक्ट बना दो बिटवीन का, तो भी सही हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को बिटवीन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें देखना ये कि हम टू की जगह एंड लिखें, बिटवीन की जगह फ्रॉम लिखें। क्या करें भाई? हाँ, फ्रॉम। अकल से तो खैर गए ही हो तुम लोग। फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं, टू के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। अबे फ्रॉम के साथ टू लिखते हैं, टू के साथ फ्रॉम। टू के साथ फ्रॉम फिर तो बहुत बड़े वाले। फ्रॉम के साथ टू लिखते हैं, टू के साथ फ्रॉम कोई नहीं लिखता, समझे? तो अगर यहाँ पे क्या नाम, फ्रॉम लिखा होता वहां पे एंड लिखा होता तो हम उसको टू कर देते। अगर बिटवीन लिखा हुआ है ना तो टू को एंड करो, समझे?
तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दे यूजली रेस्ट बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। अब देखो क्या हुआ, ये जो 2 PM और 3 PM दोनों टाइम पॉइंट्स है ना, ये बिटवीन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरीके से अगर हम कभी बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करें और इसके साथ हमें कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो भी हमेशा एंड लिखना, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन दिस एंड दैट वगैरह वगैरह। अभी जो 2 PM और 3 PM है ना, ये दोनों बिटवीन के ऑब्जेक्ट बन गया और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो, नो सूनर डू वी गेट होम देन ही ऑफर्स अस टी। अब जैसे हमने ये लिखा, नो सूनर डू वी गेट होम देन ही ऑफर्स अस टी। अब देखो कल भी हमने ये पढ़ा था कि देन जो लिखा है ना, ये एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं होता। तो अगर ये कंजंक्शन नहीं होता तो इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ नहीं सकता, एक गलती। दूसरा, ये जो हमने नो सूनर लिखा है, ये एडवर्ब है कंपैरेटिव डिग्री का। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव से एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन लिखना पड़ता है, जो कि देन होता है। तो जैसे हम बाकी कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में देन का यूज करते हैं, उसी तरीके से नो सूनर के साथ में भी देन का ही यूज किया करो। तो नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है, इसके साथ में देन का यूज किया करो जैसे बाकियों के साथ किया जाता है। ही वुड रादर डाई बट बेग। फिफ्थ, दे हैव no other option but this one। अब देखो ये जो हमने नो सूनर लिखा है, ये तो खैर कंपेटिव डिग्री का हमारा एडवर्ब है, ठीक है। ये रादर भी एडवर्ब होता है, ध्यान रखना। और ये अदर जो होता है ना, एक मिनट, अदर तो लिखे ही नहीं, नो अदर ऑप्शन। और ये जो हमने अदर लिखा है, ये डिटर्मिनर होता है। अच्छा, रादर और जो अदर होते हैं, इनका भी भले ये कंपेटिव डिग्री ना होते हो, लेकिन इनका भी यूज हम तभी करते हैं जब हमें किन्हीं दो ऑप्शंस को आपस में कंपेयर या रिलेट करना हो। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन हो गया ये और एक हो गया ये, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है इस अदर की मदद से। यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया डाई, एक ऑप्शन हो गया बैग। इन दोनों ऑप्शन को आपस में रिलेट या कंपेयर किया जा रहा है रादर की मदद से। तो ये जो रादर और अदर हम यूज करते हैं, ये भी कंपेरिजन के लिए यूज होते हैं, और इनके साथ भी देन का ही यूज किया करो जैसे बाकियों के साथ करते हो। तो हम इन सेंटेंसेस को ऐसे लिखेंगे, ही वुड रादर डाई देन बैग एंड दे हैव नो अदर ऑप्शन देन दिस वन। तो अगर अदर और रादर लिखे हो तो इनके साथ भी देन का ही यूज किया करो, किसी भी कंपेटिव डिग्री के साथ में भी देन का ही यूज किया करो। वी नीड नथिंग एल्स देन सम रेस्ट। We need nothing else than some rest। अब देखो, ये हमने नाउन में पढ़ा कि एल्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेंट। मतलब अगर मान लो किसी में से हमने किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया, ये टोटल है, अब इस टोटल में से हमने किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया, मान लो ये टोटल है ए और इसका एक पार्ट है बी, और इस बी को हमने इससे एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो ए है ना, अगर ये टोटल है तो हम इसको कहेंगे ए एल्स। ए एल्स का मतलब इसमें से किसी चीज को रिमूव कर दिया गया। क्या रिमूव कर दिया? अगर हमें उसे भी साथ में लिखना हो तो हमने पढ़ा एक्सक्लूजन के लिए प्रीपोजिशन भी यूज होती है। तो ये जो बट प्रिपरेशन होती है ना, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग।
तो जब हमें टोटल में से किसी पार्ट को रेफर करना हो जो कि उससे अलग है, तो उसके लिए बट का यूज क्या करो। अगर हम यहाँ पे नथिंग एल्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नथिंग जो है ये टोटल नहीं, इसमें से किसी चीज को रिमूव कर दिया गया। क्या रिमूव कर दिया गया? रेस्ट। तो अगर हम उस रेस्ट को इस नथिंग एल्स से रिलेट करेंगे तो प्रीपोजिशन चाहिए होगी। अब प्रीपोजिशन बट ऐसी होती है जो एक्सक्लूजन का काम करती है। तो ये जो हमने एल्स के साथ लिखा है ये कंजंक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है। और एल्स के साथ में इसी का यूज क्या करो। वी नीड नथिंग एल्स बट सम रेस्ट। 7 देखो, वी नीड नथिंग एल्स बट सम रेस्ट। दे वर्क हार्ड लेस्ट दे मे नॉट फेल द टेस्ट। अब जैसे हमने ये लिखा दे वर्क हार्ड लेस दे मे नॉट फेल द टेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे भाई लेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो। ये किसने बताया? मैंने बताया कि इसका मतलब ऐसा ना हो। सिखाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। कोचिंग लेना कोचिंग देना आसान है, लेकिन सीखना सिखाने में पसीने छूट जाते हैं, लोगों की चुटिया खड़ी हो जाती है। तो लेस्ट का मतलब होता है मेट नॉट हैपन। अब हमने पढ़ा कि लेस्ट का मतलब मेड नॉट हैपन हो गई, हमारा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो अगर इसका मतलब मेड नॉट हैपन हो गया तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक शुड होता है हमारे लिए ऑप्शन। अच्छा, ये ऑप्शन होता है, लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी ठीक है। तो जो लेस्ट हम कंजंक्शन यूज करते हैं उस क्लॉज में शुड का यूज किया करो। और ये शुड ऑप्शनल होता है, अगर कभी ना लिखा हो तो भी सेंटेंस को सही मानना। दे वर्क हार्ड लेस्ट दे फेल द टेस्ट। दे वर्क हार्ड लेस्ट दे फेल द टेस्ट। अब यहाँ पे देखो हमने एक क्वेश्चन और लिखा। मोहन गेट्स अप अर्ली lest he gets late to work। दूसरा, the man hid behind the curtains behind the tree, else someone should see him। ये दो क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन सही करो अपने आप। चलो एट्थ का आंसर बताओ। बता पहलवान, एट्थ का आंसर। तुम जिंदगी में कभी सुधर जाओ तो अलग ही बात हो जाएगी। इसको जगह पे, हाँ, बता बेटा इसका आंसर। एट्थ का आंसर बता। मोहन गेट्स अप अर्ली लेस्ट ही गेट्स लेट टू वर्क। 2 महीने का सिलेबस होता है, 3 महीने खींच के पढ़ाया जाता है, और वो हम सीख समझ नहीं पाते, और हमारे स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करने आए इंस्पेक्टर बनने की। ये कहाँ जगह है बेटा? कैप लगा रखी है, वो पड़ोसी जगह। इसका आंसर बता बे, एट्थ क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पूछ के मैं बस तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम ये देख लो कि तुम्हारी हालत है क्या, तुम्हारी बदतमीजी है क्या जिसकी तुम कीमत चुका रहे हो। पड़ोसी, आगे बैठा, आगे बैठे से जगह, चश्मे वाला, हाँ बच्चा बता। हाँ, पड़ोसी, छूट आएगा। पड़ोसी, लेस नहीं आएगा, क्या आएगा? सब ससुर बदतमीज है ये एक तरफ से। पड़ोसी, आंसर बता एट्थ क्वेश्चन का। हाँ,
पड़ोसी। हाँ, शुड तो ऑप्शनल है। चलो कम से कम तुम्हें इतना तो पता है। और ये जो शुड चिल्ला रहे हैं, पता नहीं बात सुनते नहीं है कि समझते नहीं है, गधा है क्या। जब कह दिया वहां पे शुड ऑप्शनल है तो क्यों शुड के पीछे पड़ गए मूर्ख राम। अब बस ये बता दो, क्या ये पहले हमने कभी डिस्कस किया या नहीं, किया या नहीं, किया ही होगा। कि लेस्ट के साथ जो हम क्लॉज लिखते हैं उसमें लिखी गई वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की होती है, हमेशा बेस फॉर्म में लिखा करो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे टेंस पास्ट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। कुछ ही चीजें होती हैं जो मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, नहीं तो मैं एक ही बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाना पसंद करता हूँ, मुझे रिवीजन पसंद नहीं है। और यही वजह होती है कि मेरे यहाँ जितने भी बैच चल रहे होते हैं ना, जैसे आजकल 4 बैच चल रहे हैं, मैं कभी किसी बैच में एक टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। पूरे हफ्ते में हर एक बैच में अलग अलग टॉपिक चलता रहता है, एक ही टॉपिक दोबारा पढ़ाने में पता नहीं ऊब सी आती है। ऐसा लगता है कि या तो बदतमीजी दे रहे हो, बच्चे समझते नहीं। कुछ ही चीजें होती हैं जो रिवाइज करवाई जाती हैं यहाँ पे, बाकी अपनी जिम्मेदारी से पढ़ा करो। एक बार बता दी गई, समझा दी गई, उसको याद रखना, रिवाइज करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है। मुंह उठाए बोर्डम सा बैठे हैं। चलो, तो एक तो ये ध्यान रखना, लेस वाली क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखा करो, शुड नहीं लिखा हो तब भी वर्ब की बेस फॉर्म लिखना है, टेंस और सब्जेक्ट का नंबर जो चाहे हो। अब इसमें आ जाओ। इसमें हमने लिखा द मैन हिड बिहाइंड द ट्री एल्स समवन शुड सी हिम। अभी जो हमने एल्स लिखा ना यहाँ पे, ये हम दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंजंक्शन होना चाहिए, लेकिन ये एडवर्ब होता है, ये कंजंक्शन होता नहीं है। तो अगर ये कंजंक्शन नहीं होता तो या तो कोई कंजंक्शन लिखो और लिख दो वैसे, और एल्स समवन शुड सी हिम, ठीक है। और नहीं तो हटाओ लेस लिखो। जब हम कोई काम किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं ना, तो वहां पे लेस लिखा करो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, द मैन हिड बिहाइंड द ट्री लेस्ट समवन शुड सी हिम। लेस्ट समवन शुड सी हिम का मतलब सो दैट नोबडी शुड सी हिम, जिससे कोई इसे देख ना ले। तो एक तो ये ध्यान देना, लेस्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड लिखा करो। दूसरा, एल्स जो होता है कंजंक्शन नहीं होता, कंजंक्शन लेस्ट होता है। हरिओम। 10th क्वेश्चन देखो। दो ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। अब जैसे हमने ये लिखा, दो ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। अब जैसे हमने यहाँ पे दो कंजंक्शन लिख दिया, तो ये जो हमने बट लिखा है ना, पहली बात तो इसकी जरूरत ही नहीं, से रिमूव कर दो। दूसरा, इसके साथ भी एक पुराना स्ट्रक्चर होता है, येट ऑप्शनल होता है। ये मतलब लिखा है तो ठीक है, ना लिखा हो तो भी ठीक है, जनरली वो नहीं लिखा होता। तो अगर हम दो या ऑल दो का यूज करें तो इनके साथ में येट का यूज किया करो। और ध्यान रखना, ये येट ऑप्शनल होता है, नहीं लिखा हो तो भी सेंटेंस को सही मानना। बाकी बट स्टिल वगैरह कुछ लिखा होगा तो वो गलत होगा, वो मत लिखना। तो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड। उसके बाद देखो, हार्डली हैड इट हैपेंड देन द पुलिस अराइव। हार्डली हैड इट हैपेंड देन द पुलिस अराइव। अब देखो, जो देन हम यूज करते हैं ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंपैरिजन वगैरह करना हो, मतलब कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब्स लिखे हो तब इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं लिखा गया, एक एडवर्ब लिखा गया हार्डली, जो कि पॉजिटिव डिग्री में है, कंपेरेटिव डिग्री में भी नहीं है, तो ये देन तो हो गया गलत। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पुलिस का आना जो है और किसी काम का होना जो है, ये टाइम से रिलेटेड है। मतलब पुलिस का आना जो है वो उसी टाइम का इवेंट है जिस समय वो हुआ। तो अगर टाइम के बेसिस पर इन दोनों को रिलेट कर रहे हो तो व्हेन का यूज करो। तो ये जो हार्डली बेयरली स्केसली हम एडवर्ब्स लिखते हैं, हार्डली है, बेयरली है, स्केसली है, इनके साथ में व्हेन का यूज किया करो। अच्छा, कुछ सिचुएशंस में हम इनके साथ बिफोर का भी यूज कर सकते हैं अगर परफेक्ट टेंस यूज हो रहा हो तो। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस, हैड हैपेंड। तो अगर मान लो यहाँ पे व्हेन ना लिखा हो, बिफोर लिखा हो, तो उसको भी सही समझना। तो हार्डली बेयरली स्केसली के साथ में टाइम के कंजंक्शंस लिखा करो, या तो व्हेन या फिर बिफोर। व्हेन को हमेशा यूज किया जा सकता है, बिफोर को तभी लिखना है जब परफेक्ट टेंस लिखा हो। उसके बाद में कुछ हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे, अब उनके दोबारा से एग्जांपल लिखने का कोई फायदा तो है ही नहीं, बस मैं बता देता हूं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है,
इधर और है और नीदर नॉर है। कंजंक्शन एक बार में एक ही जगह होगा, या तो घर पर होगा या कहीं और होगा, दोनों जगह एक साथ में तो हो नहीं सकता। तो ये दोनों अल्टरनेटिव हो गए, या तो ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है। अब चूंकि ये दोनों अल्टरनेटिव है तो इनके लिए हमें अल्टरनेटिव कंजंक्शन यूज करना चाहिए। और तो एक तो हमने और इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव्स को रेफर करना है कि इनमें से किसी एक जगह पे होगा। दूसरी बात, ये अदरवाइज कंजंक्शन भी नहीं होता, अदरवाइज एडवर्ब होता है। इन दोनों प्लेसेस को रिलेट करना है, कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए होगा। अब तीसरी बात, वेदर के साथ में कंजंक्शन हमेशा और ही लिखा करो। अगर हम कभी भी वेदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अराइजेस व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन। अनसर्टेनिटी तभी होती है जब हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा हो। तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो तो उनको कनेक्ट करने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन और का यूज किया करो। बाकी अपना ध्यान रखना, वेदर के साथ और लिखा जाना है, बस छोटी बात यह है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज नॉट सच अ, या छोड़ो, ही इज सच अ गुड मैन डैश नेवर टेल्स लाइज। क्या एक काम करो, हटाओ, दूसरा सेंटेंस लिखो, इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन सो इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज्ड। दूसरा, इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन दैट confuses even teachers। अब देखो, ये जो हमने सच डिटर्मिनर लिखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में, अगर हम किसी नाउन के साथ में सच डिटर्मिनर का यूज करें तो उसके बाद में लिखे गए क्लॉज में या तो कंजंक्शन एज यूज करना है या दैट यूज करना। मतलब सच के साथ में या तो एज यूज होता है या दैट यूज होता है, ये हमें समझना है। अब कब यूज होता है एज, कब यूज होता है दैट, वो अपने यहाँ से समझ लेना। सच के साथ हम एज का यूज तब करते हैं जब हमें उस नाउन को जिसके साथ में सच को डिटर्मिनर बना के लिखा है कैटेगराइज करना हो। सच के साथ में हम दैट तब यूज करते हैं जब वो नाउन जिसके साथ में सच डिटर्मिनर का यूज किया गया है उसकी क्वालिटी को या उसे हमें स्ट्रेस करना हो। मतलब अगर हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें सच के साथ दैट कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर हम अपनी बात को प्रूव नहीं करना चाह रहे बल्कि टाइप शो करना चाह रहे हैं उस पर्सन का जिसके साथ में सच डिटर्मिनर का यूज किया गया तो एज लिखना पड़ेगा। ये खैर थोड़ी सी बात प्रैक्टिकल हो गई, अब इसको समझना सीरियसली। ये जो हम सच के साथ में एज यूज करते हैं ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं और कंजंक्शन का भी करते हैं। अच्छा, जो सच के साथ हम दैट लिखते हैं वो मेरे एक कंजंक्शन होता है, वो कोई प्रोनाउन वगैरह नहीं होता। तो जो काम की बात हमें सीखनी समझनी है वो ये है, सच के साथ में एज जो हम लिखते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और दैट जो लिखते हैं वो केवल एक कंजंक्शन होता है। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखो, इट इज सच अ हार्ड क्वेश्चन एक क्लॉज हो गई, इवन टीचर्स गेट कंफ्यूज दूसरी क्लॉज हो गई, इवन टीचर सब्जेक्ट हो गया, गेट लिंकिंग और हो गई, कंफ्यूज उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब एक कंप्लीट क्लॉज ही है, एक कंप्लीट क्लॉज ही है। अब इन्हें जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए। अगर सच लिखा हुआ है तो कंजंक्शन यहाँ पे दैट लिखो।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बाद वाला सेंटेंस है इसमें हमने कंफ्यूजन वर्ब लिखी है, इवन टीचर्स उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो सब्जेक्ट का काम करे उस वर्ब के लिए, और साथ ही साथ में इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का भी काम करे। अब ये काम रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। अगर यहाँ पे सच लिखा हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन एज लिखना, तो ये आंसर ऐसे जाए। तो सच के साथ में या तो एज लिखा करो या दैट लिखा करो, वो डिपेंड करता है कि व्हाट डू वी नीड इन द सेंटेंस, अ कंजंक्शन और अ प्रोनाउन। अगर कंजंक्शन की जरूरत हो तो दैट लिखा करो, प्रोनाउन की जरूरत हो एज लिखा करो। एक एग्जांपल से और समझना, ही इज सच अ गुड मैन डैश रेस्पेक्ट्स एवरीवन। ही इज such a good man dash everyone respects. Fill in these blanks. ये blanks fill करो। ब्लैंक फिल कर बेटा। थर्ड में एज और फोर्थ में दैट। ये कैसे बदल गया, फोर्थ में दैट आएगा और फर्स्ट में एज आएगा, बताइए जरा। हम्म। हमारे गांव में कहावत कही जाती है, कुछ लोगों की ना अकल की आंखें होती हैं वो भी फूट जाती हैं। अब यही दिक्कत है बस। अब घोंचो, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, दोनों में प्रोनाउन चाहिए। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया, रेस्पेक्ट्स वर्ब लिखे, उसका तो ऑब्जेक्ट एवरीवन लिखा और सब्जेक्ट नहीं लिखा। दूसरे सेंटेंस में हमने रेस्पेक्ट्स का सब्जेक्ट एवरीवन बना दिया और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो इसका मतलब हमें दोनों में ही प्रोनाउन चाहिए। अगर दोनों में प्रोनाउन चाहिए तो एज। सोचते समझते नहीं हो क्या, दुश्मनी कर ली समझने से। तो दोनों में ही एज आएगा, एक में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा रिस्पेक्ट वर्ब का, एक में ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हरिओम। नोबडी कैन लिव इन, एक मिनट ये लिव मत लिखना, वी हैव नेवर सीन सच अ बर्ड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। अब जैसे हमने ये लिख दिया, वी हैव नेवर सीन सच अ वर्ड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। अब बता चल एक बार फिर से, फिफ्थ में बताइए सही है दैट या गलत है। गलत है। पूछ रहा है कि बता रहा है। हाँ तो बता फिर कैसे सही करें। एज क्यों लिखें बता। एज अगर मैं लिख भी दूं तो मैं जानना जरूर चाहूंगा कि यहाँ पे एज क्यों लिखूं, बता। हाँ, सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। हम्म। हिले हुए, ये बता सही है गलत है। नहीं पता, लात खाएगा, नहीं पता। अब यहाँ देखो, ये जो हमने दैट लिखा ना ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने अबाउट प्रिपोजिशन लिख रखी है और उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब होता क्या, सेंटेंस में हम वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के लिख सकते हैं अगर वर्ब हमारे इंट्रांसिटिव हो, लेकिन प्रेपोजिशन का भी बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज होते हैं। तो अगर कोई प्रेपोजिशन लिख रहे हो तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जरूर। अब ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, तो इसका मतलब ये जो दैट वर्ड है ना, ये अबाउट का ऑब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ कंजंक्शन भी है। फिर लो एज आ गया। तो कुल मिला के बात छोटी सी ये है कि अगर हमें सच के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो एज लिखा करो। अब रिलेटिव प्रोनाउन की कौन कौन सी सिचुएशन में जरूरत पड़ सकती है वो अपने यहां से समझ लो। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए वर्ब का,
यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ब का, यहां पर हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये वो सारी सिचुएशंस है जिनमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तो एज लिखा करो। फिर एक एग्जांपल और देखो, दे हैव सच अ नाइस कार एज एवरीवन लाइक्स इट। अब यहां देखो, दे हैव सच अ नाइस कार, एक मिनट, कार लिखे ही नहीं। दे हैव सच अ नाइस कार, ये लिखा, एक स्टेटमेंट। एवरीवन लाइक्स इट, दूसरा स्टेटमेंट। अब हमें एक कंजंक्शन चाहिए। बाद वाली जो हमारी क्लॉज है वो भी कंप्लीट है। एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब हो गया, इट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर उस सेंटेंस में वो इट ना लिखा हो तो ये ऐसे सही है, दे हैव सच अ नाइस कार एज एवरीवन लाइक्स। जैसे यहाँ पे एज एवरीवन रेस्पेक्ट्स हो गया, वैसे ये भी हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे इट प्रोनाउन लिख ही दिया तो इसका मतलब हमें केवल कंजंक्शन चाहिए, प्रोनाउन नहीं, वो पहले से ही लिखा हुआ है। अब लिखो दैट। तो ये दोनों हमारी कंप्लीट क्लॉज है, दैट ने इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो अगर हमें सच के साथ कंजंक्शन चाहिए हो तो दैट लिखा करो, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तो एज लिखा करो। अब कैसे पता चलता है सेंटेंस में कंजंक्शन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, वो बहुत पढ़ लिया, अब तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज सो वीक टू वर्क हार्ड। सेकंड, ही इज टू ओल्ड दैट ही कांट रन फास्ट। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ही इज सो वीक टू वर्क हार्ड एंड ही इज टू ओल्ड दैट ही कांट रन फास्ट, ठीक है। ये जो हमने सो लिखा है ये एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है, ठीक है। और ये एडवर्ब हमने इस एडजेक्टिव वीक और इस एडजेक्टिव ओल्ड के साथ यूज किया है। अच्छा, फिर हमने उसका रिजल्ट भी लिखा है कि अगर कोई पर्सन ओल्ड है या वीक है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो दौड़ नहीं पाएगा, मेहनत नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के जो भी पर्सन वीक है उससे मेहनत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, लेकिन सो नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज नहीं होता, तो हम इस एडवर्ब को चेंज कर देंगे टू से। टू का मीनिंग नेगेटिव ही होता है, तो ये सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हम टू का मीनिंग नेगेटिव कन्वे करते हैं वो नेगेटिव मीनिंग तो इस क्लॉज ने वैसे ही कन्वे कर दिया, तो अब टू की जरूरत ही नहीं है नेगेटिव मीनिंग के लिए, अब सो लिख दो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, हमें ऐसे समझना है कि अगर हम सो कंजंक्शन का यूज करेंगे तो इसके साथ हमें लिखनी पड़ेगी दैट क्लॉज। टू यूज करोगे तो उसके साथ लिखना पड़ेगा इन्फिनेटिव। तो अगर हम कभी भी टू का यूज करेंगे तो उसके साथ इन्फिनेटिव फ्रेज लिखना, और अगर सो एडवर्ब का यूज करोगे तो उसके साथ में दैट क्लॉज लिखना। ये दैट कंजंक्शन होता है, ध्यान रखना। अब हालांकि अगर हम इन सेंटेंसेस को चाहते तो एक और तरीके से भी सही कर सकते थे। वो तरीका यह था कि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, ही इज सो वीक दैट ही कांट वर्क हार्ड। और इसी तरीके से हम इसे भी सही कर सकते थे, इस तरीके से लिखकर, ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब देखो इनके मीनिंग सेम होते हैं, चाहे हम ऐसे लिख दें ही इज सो ओल्ड दैट ही कांट रन फास्ट, तो चाहे हम ऐसे लिख दें ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, ये मीनिंग सेम है। ये जो नेगेटिव मीनिंग यहाँ पर हम इस क्लॉज के थ्रू कन्वे कर रहे हैं वो मीनिंग यहाँ पे ये टू कन्वे कर देता है। उसी तरीके से चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें, ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड, या हम लिख दें ही इज सो वीक दैट ही कांट वर्क हार्ड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम मीनिंग ही कन्वे करते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि सो के साथ में दैट क्लॉज लिखा करो और टू के साथ में इन्फिनेटिव लिखा करो। थर्ड क्वेश्चन देखो, दे वर सो foolish that they can't understand it।
दे वर सो फूलिश दैट दे कांट अंडरस्टैंड इट। सही करो इसे। इसे सही कर। सही है। अच्छा एक चीज बता, अगर किसी सेंटेंस की मेन क्लॉज पास्ट में हो तो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट। इस सेंटेंस की मेन क्लॉज पास्ट में है क्या? अबे है या नहीं? है। अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगी। पास्ट में क्या यूज होता है? हाँ, नहीं होता। फिर से पूछ रहा हूँ, सेंटेंस है या गलत? हाँ, गलत तो घोंचू। पहले नहीं सोच पाई ये बात? तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना। बस हमने ये कहा है कि सो के साथ में दैट क्लॉज आएगी। अब दैट क्लॉज में कैन आएगा, कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा, मे आएगा, माइट आएगा, विल आएगा, शैल आएगा। वो टेंस और मीनिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये मत रट मानना कि दैट के साथ कैन ही आएगा। वो क्या आएगा वो डिपेंड करेगा मीनिंग पे और सेंटेंस के मतलब टेंस पे। तो चूंकि हमारे यहाँ पे मेन क्लॉज पास्ट में है तो वहां पे कैन नॉट की जगह कुड नॉट लिखो। फोर्थ क्वेश्चन देखो। वी आर टू ग्लैड टू मीट यू। चल एक बार फिर से बता, ये सही है गलत? वी आर टू ग्लैड टू मीट यू। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं पता? पहले ये वाला पता था जो बता दिया था? ये वाला पता था? पता तो तुझे ये भी नहीं था हिले हुए। समझ पा रहे हो? पड़ोसी होएगा। इसे सही कर, वी आर टू ग्लैड टू मीट यू। हाँ, सो के साथ तो दैट क्लॉज लिखनी पड़ेगी, दैट क्लॉज तो वहां लिखी नहीं। अब देखो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है। जो ग्रामर के स्ट्रक्चर हमें यूज करने पड़ते हैं उसके हिसाब से सही है। बस अब ये देखना है कि वास्तव में जो कॉन्टेक्स्ट हम कहना चाह रहे हैं वो लॉजिकल है। अगर हम टू यूज कर रहे हैं तो ये मान के चलना है इसका मीनिंग नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं वी आर सो ग्लैड दैट वी कांट मीट यू, कि हम इतने खुश हैं कि हम तुमसे मिल नहीं पाएंगे। क्या खुश होने की वजह ये हो सकती है, मतलब खुश होने का रिजल्ट ये हो सकता है हम किसी से मिल ना पाए? नहीं, ये कोई रिजल्ट नहीं है। कोई पर्सन खुश है तो वो नाचेगा गाएगा, ये अलग चीज है, लेकिन नहीं मिलेगा ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये गलत हो गया तो फिर गलत वो भी हो गया। अब उसमें क्या है, या तो उसको गलत रहने दो, और या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए था ना कि नेगेटिव, तो फिर टू हटा के वेरी लिख दो। तो इसको लिखो वी आर वेरी ग्लैड टू मीट यू। तो टू एडवर्ब का यूज तभी क्या करो जब मीनिंग नेगेटिव हो। अगर मीनिंग नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो तो वहां पे वेरी का यूज क्या करो या एनफ का यूज क्या करो, वी आर ग्लैड एनफ टू मीट यू या फिर वी आर वेरी ग्लैड टू मीट यू। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। वी आर वेरी बिजी टू मीट यू। वी आर वेरी बिजी टू मीट यू। अगर कोई पर्सन बिजी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो दूसरों से मिल पाएगा या नहीं? नहीं। अब हमें चाहिए मीनिंग नेगेटिव, तो अब ये वेरी गलत हो गया, अब टू लिखो। तो जब ये तो अपना पढ़ के जान ही जाओगे सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव। इतना भी नहीं जान पाओगे फिर पढ़ने लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो जब ये पता चल जाए कि सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव होगा तब फिर वेरी का यूज करना ना कि टू का, और जब लगे कि नहीं इसका मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए तो फिर टू का यूज करना ना कि वेरी का। एक और एग्जांपल से इसी बात को समझ लो। दे आर वेरी टू रिच टू बाय अ कार।
दे आर वेरी टू पुअर टू बाय अ कार. दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी रिच टू बाय अ कार, या दे आर टू रिच टू बाय अ कार. वेरी, अगर कोई पर्सन रिच है तो इसका मतलब वो कम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो वेरी लिखो. अगर कोई पुअर है तो इसका मतलब वो खरीद नहीं पाएगा कार को. अब हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो टू लिखो. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. अगर कोई बॉक्स हैवी है तो उसको लिफ्ट किया जा सकेगा या नहीं? नहीं. तो मीनिंग तो नेगेटिव सही है यहाँ पे, लेकिन बस ध्यान ये रखना है, वेरी लिख रहा है. हाँ, वेरी क्यों लिख रहा है भाई हिले हुए? सो नहीं आ सकता तो सही मान ले उसे. दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैंट लिफ्ट. अब देखो, अगर हम इस सेंटेंस को सो के साथ में लिखेंगे ना तो ये सेंटेंस हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा. दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कांट लिफ्ट. अब होता क्या है, ये जो इज है ना ये हमारी लिंकिंग वर्ब है. इसके बाद जो हम हैवी एडजेक्टिव लिख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट है. अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट के बाद में ये इन्फिनेटिव टू लिफ्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब उस लिफ्ट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ये दिस बॉक्स ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो हैवी एडजेक्टिव है वो इस बॉक्स को रेफर कर रहा है. तो अगर हम इस लिफ्ट हैवी एडजेक्टिव के साथ में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ये नाउन ही हो जाएगा जिसके लिए वो हैवी एडजेक्टिव यूज हो रहा है. तो जब हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कांट लिफ्ट. और हमें पता है गलत हो गया, क्योंकि जो बॉक्स है वो लिफ्ट वर्ब का डूअर नहीं है. बॉक्स लिफ्ट नहीं करेगा, बॉक्स को लिफ्ट किया जाएगा. तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें ऐसे लिखना चाहिए, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्टेड. अब जो यहाँ पे हमने पैसिव मीनिंग शो करने के लिए लिखा है ना, वही पैसिव मीनिंग हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा. तो इसको ऐसे लिखो, तो इसको लिखो, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड. हालांकि इसको सही करने का एक तरीका और भी हो सकता था कि अगर हम चाहते तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख देते, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस टू लिफ्ट इट. अब यहाँ पे देखो जो हमने लिखा ना, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस टू लिफ्ट इट, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर प्रीपोजिशन के साथ में एक प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में, अस. अब ये जो अस है ना प्रोनाउन, ये इस लिफ्ट का सब्जेक्ट माना जाएगा. अच्छा, अस जो है वो डूअर हो सकता है, तो वर्ब एक्टिव वॉइस में सही हो गए. अब यहाँ पे चाहे हम फॉर अस लिख दें, चाहे फॉर यू लिख दें, चाहे फॉर देम लिख दें, चाहे फॉर वन लिख दें, चाहे फॉर एनीवन लिख दें, मतलब कोई भी लिख देंगे तो हम ये मान लेंगे कि जो ये प्रोनाउन है यही इस वर्ब का डूअर हो गया और ये लो सही हो गया. नाइन्थ क्वेश्चन, ही इज टू इंटेलिजेंट डैश that he can that he can't be deceived. To deceive anyone. That he can deceive anyone. D. To be deceived. अब ये क्वेश्चन देखो और इसके चार ऑप्शन है, देखो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा.
बता इसका आंसर। ए क्यों गलत है? हाँ, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे टू लिख दिया ना, तो दैट क्लॉज तो खत्म ही हो गई, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर बी क्यों गलत है? हाँ, डूअर कौन है? अब देखो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, अगर इसमें टू नहीं वेरी लिखा होता तो इसका आंसर होता बी। क्योंकि अगर हम टू लिख रहे हैं तो यहाँ पे मीनिंग हमें नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो दूसरों को डिसीव कर लेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता वेरी, तो हम इसको आंसर टिक करते, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टू डिसीव एनीवन, तब मीनिंग होता पॉजिटिव। लेकिन अगर हम टू लिख रहे हैं तो इसका मतलब मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव मीनिंग यहाँ पे जस्टिफाई तब हो सकता है जब ये पर्सन नहीं कोई और डूअर हो जाए, क्योंकि अगर ये पर्सन है इंटेलिजेंट तो ये तो आसानी से डिसीव दूसरों को कर लेगा। तो अगर हम एक्टिव मीनिंग की वर्ब लिख देंगे ना तो ये मीनिंग गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पर्सन इंटेलिजेंट है वो दूसरों को डिसीव नहीं कर पा रहा, वो तो कर ही लेगा। एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंट हटा के ऑनेस्ट लिख दें तो भी आंसर फिर बी आएगा। ही इज टू ऑनेस्ट टू डिसीव एनीवन, कि वो इतना ऑनेस्ट पर्सन है कि दूसरे को डिसीव करेगा नहीं। तो अगर यहाँ पे वेरी लिखा हो या यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा हो तो आंसर ये रहा, अभी फिलहाल में आंसर ये रहा। तो अभी हमारा आंसर है डी, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। तो इसका मतलब ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कांट बी डिसीव्ड। इंटेलिजेंट पर्सन है इसलिए उसको कोई डिसीव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये हो गया। हरि ओम प्रभु। अगला देखा, यू आर नॉट सो टॉल लाइक मोहन। यू आर एज वाइज सो मोहन। हरि ओम। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जब हम सिमिलीज के लिए सो और एज एडवर्ब का यूज करते हैं ना तो इनके बाद में हमेशा एज लिखा करो। सिमिली का मतलब सिमिलरिटी शो करने के लिए। अब जैसे हमें यहाँ पे यू और मोहन में सिमिलरिटी शो करनी है तो हमने यहाँ पे सिमिली यूज कर लिया, नॉट सो टॉल लाइक। उसी तरीके से यहाँ पर हमें मोहन और यू में सिमिलरिटी शो करनी है विजडम की, तो हमने सिमिली यूज कर लिया। जब भी सिमिली फ्रेम करते हो ना तो बाद में हमेशा एज लिखा करो, पहले तो जो चाहे लिखा हो वो अलग बात है। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखो, यू आर नॉट सो टॉल एज मोहन एंड यू आर एज वाइज एज मोहन। और इसको ऐसे ध्यान देना कि जो हम सो एज यूज करते हैं सिमिली, इसका यूज क्या करो नेगेटिव मीनिंग्स में, जब सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो। जैसे हमारा मीनिंग नेगेटिव था नॉट सो टॉल, अच्छा अगर मीनिंग हो पॉजिटिव तो फिर एज का यूज करना। हालांकि एज का यूज सब जगह हो सकता है, मतलब ये न्यूट्रल मीनिंग का होता है, जहां चाहे यूज कर लो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। सो एज का यूज केवल नेगेटिव में ही करना। तो जब हम सिमिलीज फॉर्म करते हैं तो वहां पे हमेशा ही एज लिखा करो बाद में। दे आर एज वाइज और वाइजर देन सरल। अब देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इसमें एक तो हमने पॉजिटिव डिग्री यूज की वाइज की और एक कंपेरेटिव डिग्री यूज की। अच्छा पॉजिटिव डिग्री में हमने एज लिख रखा है तो इसका मतलब ये सिमिली है। तो एक्चुअली ये दो सेंटेंस है जो हमने एक साथ लिख दिए। एक सेंटेंस है दे आर एज वाइज एज सरल, और दूसरा सेंटेंस है दे आर वाइजर देन सरल। और हमें पता है ये दोनों सेंटेंस एट अ टाइम सही नहीं हो सकते, मतलब एक ही समय पे दोनों सही नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक ही सही होगा, या तो वो इक्वल वाइज होगा या ज्यादा वाइज होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इक्वल भी हो और मोर भी हो। तो अगर ये दोनों एक साथ में सच नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही सच हो पाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अल्टरनेटिव कंजंक्शन और लिख दिया। और का मतलब या तो ये वाला स्टेटमेंट सही है या वो वाला सही है, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है। अब देखो अगर ये सही है या ये सही है वो अलग बात है, लेकिन ये जो हम सिमिली लिखते हैं ना, जैसे इसमें कॉमन एलिमेंट्स ही हैं, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है ये तो एक बार लिख दे जाएंगे। ये जो सिमिली है ना इसको हमेशा कंप्लीट करके एज के साथ लिखा करो।
इनकम्प्लीट सिमिलीज मत यूज किया करो, तो इसको ऐसे लिखो, दे आर एज वाइज एज और वाइजर देन सरल। अब एक सेंटेंस हमने और लिखा, दे आर वाइजर इफ नॉट एज वाइज एज सरल। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे आर वाइजर, आर लिख लेना, इफ नॉट एज वाइज एज सरल। अब देखो एक चीज समझना, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें हमने इफ कंजंक्शन यूज किया, और ये भी दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है दे आर वाइजर देन सरल, दूसरा सेंटेंस है दे आर नॉट एज वाइज एज सरल। अब अगर मान लो हमारा आर्गुमेंट ये हो कि दे आर नॉट एज वाइज एज सरल, तो इसका मतलब वो सरल के जितने वाइज नहीं है। अब सरल के जितने वाइज नहीं होने के मतलब दो हो सकते हैं, या तो वो उससे ज्यादा वाइज है या उससे कम वाइज है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो कम है या फिर ज्यादा है। फिलहाल में ये जो पर्सन है इसका अपना ये मानना है कि वो ज्यादा है, कम नहीं है। तो उसने ये मान लिया, मतलब उसकी कंडीशन ये, उसने ये कंडीशन सपोज कर ली कि वो ज्यादा ही वाइज होंगे अगर इक्वल वाइज नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ कंजंक्शन यूज कर दिया। तो यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन को रेफर करना है इसलिए इज लिखा, यहाँ पे अल्टरनेटिव को रेफर करना था तो इसलिए और लिख दिया। अब खैर बात वही कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार, अब जैसे नॉट एज वाइज एज जो सिमली थी ना, इसको हमने कंप्लीट लिख दिया। ये जो वाइजर कंपेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है वो देखो मिसिंग है, तो इसको ऐसे लिखो, तो इसको लिखो दे आर वाइजर देन इफ नॉट एज वाइज एज सिमली एज सरल। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम कभी सिमिलीज को और कंपेटिव डिग्रीज को एक साथ में लिखते हैं तो इस तरीके की मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं कि कंपेटिव डिग्री के साथ देन मिसिंग हो जाता है और सिमिली के साथ में एज मिसिंग हो जाता है। अभी अगली बार से तुम अपना ध्यान रखना, मैंने तो एक और बता दिया। कंजंक्शन फिनिश, टाइम तो कम ही बचा। चलो देखो, ये जो हमारे पास असाइनमेंट है ना, इसमें जो 54 क्वेश्चंस हैं ये कंजंक्शन के हैं। इसके बाद में जो कंजंक्शन, ये जो क्वेश्चंस हैं 55 टू 79, ये कंजंक्शन के नहीं है, इनमें से कोई एक आधा हो तो अलग बात है। ये बस स्पेस था पेज पे, उसको कवर करने के लिए छाप दिया, ठीक है। असल में अच्छा नहीं लगता पेज आधा। तो कंजंक्शन के क्वेश्चन जो है ना, ये बस 1 टू 54 तक ही है, ठीक है। ये तो हमें डिस्कस करने ही करने हैं और ये डिस्कस हो भी जाएंगे। बाकी टाइम बच गया तो इन्हें भी निपटाई देंगे, नहीं बचा तो अगली बार कभी डिस्कस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, हरिओम। अभी लिख ही रहा है क्या, लिखना लिख लिया, असाइनमेंट चलो शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन देखो, दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एज थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स कम हियर एवरी मंथ। अब जो थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स दिल्ली में आते हैं हर महीने, दिल्ली इसीलिए फेमस है या वो इसलिए आते हैं कि दिल्ली फेमस है, मतलब उनका आना क्या है, फेमस होने का रिजल्ट है, फेमस होने का रीजन, रिजल्ट है। लोगों का आना जो है वो रिजल्ट है, दिल्ली फेमस है ये रीजन है। तो अगर वो रिजल्ट है तो हमने कंजंक्शन तो एज गलत लिख दिया, सो लिखो, और कॉमा के साथ लिखना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉमा के साथ लिखा करो। तो एज की जगह लिखो सो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अपने आप सही करो, तेरा मुंह कोई। अब देखो ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें क्विकली है एडवर्ब, ठीक है, और ऑर्डरली होता है एडजेक्टिव। अगर पहले से ना पता तो आगे ध्यान रखना, ऑर्डरली एडजेक्टिव होता है, देखने में लगता है एडवर्ब। अब क्विकली एडवर्ब है, ऑर्डरली एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ेगा, या तो दो एडजेक्टिव या दो एडवर्ब। अब हम देख रहे हैं इन दोनों से पहले जो हमने वर्ब लिख रखी है वो है टू डू, टू डू एक्शन वर्ब है। अगर वो एक्शन वर्ब है तो उसके बाद हमें एडवर्ब लिखना चाहिए, एडजेक्टिव, एडवर्ब लिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्विकली सही है, वो ऑर्डरली गलत है। अब ऑर्डरली अगर एडवर्ब होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन वो एडवर्ब है नहीं, वो एडजेक्टिव है, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह लिख दो प्रॉपरली। प्रॉपरली इज द एडवर्ब, तो प्रॉपरली एडवर्ब होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, बस ये अपना ध्यान रखना। तो लिख दो यू शुड ट्राई टू डू एवरीथिंग क्विकली एंड प्रॉपरली।
थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने लिखा ना, नो सूनर डिड इट स्टॉप रेनिंग देन द सन अपीयर्ड इन द स्काई, दिस देन इज नॉट अ कंजंक्शन। तो पहली बात तो ये जो हमने देन लिखा है कंजंक्शन है, इसको रिमूव कर दो। दूसरी बात, जब हम नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन यूज होता है, देन उसका यूज करना। तो देन लिख दो, कुल मिला के देन की जगह, बस ये ध्यान रखना है। और एक छोटी सी चीज यहां से और समझना, ब्लैंक्स फिल करो। ये दोनों ब्लैंक्स फिल करो, देखो इन दोनों में हमें कौन कौन सा कंजंक्शन यूज करना चाहिए। ये क्यों माथा पकड़े बैठा है, क्या हो गया बे? चलिए ब्लैंक्स फिल कर। रोतड़ू है, इधर आ, आंसर बता इन दोनों के। फर्स्ट में क्या लिखा? सोच रहा है, हाँ सोच ले सोच ले। मुश्किल क्वेश्चन है तो सोचना ही पड़ेगा, खैर। दैट, शाबाश। दूसरे में, पहले में दैट आ गया, दूसरे में क्या लिखा बेटा? दूसरे में नहीं लिखा, चलो ये भी गनीमत है कि नहीं लिखा। पड़ोसी, ब्लैंक्स फिल कर। पीछे बैठा, ब्लैक शर्ट, ये दोनों ब्लैंक्स फिल कर। हाँ, पहले में दैट आएगा, ठीक है। दूसरे में एज आएगा, ठीक है। खैर कहने को कोई फायदा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, मन की भड़ास तो निकालनी है। तुम्हें पकड़े और गिरा के मारे तब तक जब तक तुम सुधर न जाओ, और ये ना कहो कि अगली बार ये बदतमीजी नहीं देंगे, तब छोड़ दे, तब तुम सीख जाओगे। अपने आप नहीं सीखोगे, क्योंकि इतनी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मानते नहीं हो, तुम अपनी जिम्मेदारी मानते नहीं हो। तुम्हें ये लगता है कि सीखना और सिखाना दूसरों की गरज है, वो तुम्हें जबरदस्ती सिखाएं, ठीक है। अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खत्म है। तो तुम्हें गिरा के तब तक कूटे जब तक तुम ये ना कहो कि नहीं अगली बार से मन से पढ़ के रिवाइज करके आएंगे। क्योंकि हमें ये लगता है कि गरज दूसरे की है, हमारे माँ बाप की गरज है, अंकुल सर की गरज है, हमारे टीचर्स की गरज है जो हमें पढ़ रहे हैं, हमारी अपनी कोई जरूरत नहीं, हमारी अपनी कोई गरज नहीं है। क्या, ये दूसरे की गरज नहीं है, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, समझे? अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म ही हो गया बिल्कुल, तब तो फिर क्यों पढ़ रहे हो यार? क्या पढ़ लिख के तुम तीर मार दोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते अपनी। अभी जब घोंचू अभी बता रहे हैं कि नो सोनर के साथ देन आएगा, कंपेटिव डिग्री के साथ देन आएगा, बकायदा कहानी भी समझा देते हैं कि कंपेटिव डिग्री होने की वजह से देन आता है, लेकिन देखो लल्लू तब भी दैट लिख रहे हैं। तो इसके साथ में तो देन लिख दो, ये कंपेटिव डिग्री का एडवर्ब होता है। एज सुन एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो उसके साथ में कुछ भी नहीं लिखना, वो सीधे मेन क्लॉज बन गई, द गेस्ट अराइव्ड, और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अगले में आ जाओ, बट चमका भी देंगे अभी फिर। अगला क्वेश्चन देखो, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें लिखो नो सूनर डिड इट स्टॉप रेनिंग देन द सन अपीयर्ड इन द स्काई। पढ़ना लिखना मुश्किल नहीं है, बस लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा खत्म है, बिल्कुल खत्म है।
कोई लोड नहीं लेते हम अपने दिमाग पे, अपने शरीर पे, कि थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है इसमें। अगला देखो, वी शैल डू नथिंग अनलेस देयर कंसेंट, विदाउट। देयर कंसेंट नाउन फ्रेज हो गई, उससे पहले कंजंक्शन नहीं आएगा, अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, क्लॉज के साथ लिखा करो, यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी, लिखो विदाउट। अगला देखो, इट वॉज अ क्राइसिस विच शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने रिलेटिव क्लॉज यूज किया ना, इस रिलेटिव क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक है। अच्छा, इस रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट है शी, वॉज है लिंकिंग वर्ब, टोटली है एडवर्ब, अनप्रिपेयर्ड है एडजेक्टिव। अभी जो हमने अनप्रिपेयर्ड लिखा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव जो स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, ये कोई पैसिव वैसिव वर्ब नहीं है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गई, अनप्रिपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट उसका एडजेक्टिव हो गया। तो अगर ये सब्जेक्ट भी हमारे पास है, वर्ब भी हमारे पास है, कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास है, तो ये जो हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन लिख रखा है, इसकी यूज क्या रह गया? ये ना तो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट है, ना ही कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट अनप्रिपेयर्ड है, सब्जेक्ट सी है, तो इसका मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है। तो या तो ये गलत यूज हो रहा है, या फिर अगर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा फॉर प्रिपोजिशन का। अगर ये फॉर प्रिपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट है विच, मतलब ऑब्जेक्ट है अगर फॉर प्रिपोजिशन का, तो वो जो फॉर के साथ दैट लिख रखा है वो गलत है, उसे रिमूव कर दो। तो वो जो फॉर के साथ दैट लिखा है उसे रिमूव कर दो। ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यही उस फॉर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का ही काम करते हैं। तो वो जो विच है वही कंजंक्शन का काम करेगा, वही फॉर प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। अगला देखो, दिस मैन इज टू वाइज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कोई पर्सन वाइज है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कि वो आंसर कर पाएगा क्वेश्चंस को या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। तो यहां तो मीनिंग पॉजिटिव चाहिए, लेकिन टू लिख दिया, टू तो तभी यूज किया जाता है जब मीनिंग नेगेटिव रहा हो। अब मीनिंग पॉजिटिव चाहिए तो टू हटाओ, वेरी लिखो। दिस मैन इज वेरी वाइज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगला देखो, शी डिडंट हैव मच टाइम फॉर हर हॉबीज बिटवीन वर्किंग फुल टाइम along with taking केयर ऑफ द किड्स। क्या है आंसर इसका? अबे क्या है आंसर इस क्वेश्चन का? देखो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अलोंग की जगह एंड लिख दो, अलोंग विद की जगह एंड लिख दो। समझ में आ गया हो क्यों लिखा तो ठीक बात है, नहीं आ गया तो अब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे समझाने से भी। अगला देखो, द ओल्ड मैन आस्क्ड ऑल हिज सन्स दैट व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड द टास्क। दो क्लॉज हैं, एक कंजंक्शन आएगा, वाई लिखा रहने दो, दैट रिमूव कर दो। अगला देखो, द इशू वॉज ऑफ सच इंपॉर्टेंस सो वी कुड नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट। अब यहां देखो, वी सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट अफोर्ड मेन वर्ब हो गई, ठीक है। टू इग्नोर इट जो हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज है, वो उस अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। तो अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया टू इग्नोर इट, सब्जेक्ट हो गया वी। तो इसका मतलब हमारे पास एक क्लॉज कंप्लीट है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, उसका ऑब्जेक्ट भी है, मतलब कंप्लीट क्लॉज है। वी डोंट रिक्वायर एनी नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें सच के साथ केवल कंजंक्शन की जरूरत पड़े, वहां पे दैट लिखा करो। ये जो सो लिखा ना, इसको हटाओ, दैट लिखो। द इशू वॉज ऑफ सच इंपॉर्टेंस दैट वी कुड नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट। अगला देखो, स्कैर्सली हैड द गेम स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। देन कंपेटिव डिग्री का कंजंक्शन होता है, कंपेटिव डिग्री यहाँ पे कोई है नहीं, तो इसको हटा दो। और यहाँ पे या तो वेन लिखो या बिफोर लिखो। परफेक्ट टेंस लिखा हो बिफोर तभी लिखना, नहीं तो वेन का यूज क्या करो अगर अपने पे डाउट हो। ओवर एक्टिंग के चक्कर में नंबर ही चला जाए तब तक। तो देन की जगह वेन लिखा करो, वेन हमेशा सही होता है। एज इट वॉज रेनिंग हैवली सो दे डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ये हमने कल पढ़ा होगा। एज अगर कंजंक्शन यूज कर लिया ना, तो सो की जरूरत है नहीं, उसे रिमूव कर दो। एज इट वॉज रेनिंग हैवली दे डिसाइडेड टू स्टे एट होम। नेक्स्ट देखो, एज वी नो दैट शी माइट नीड आवर हेल्प। टू क्लॉज वन कंजंक्शन, दो क्लॉज हो तो कंजंक्शन एक आएगा। अगर हमने एज कंजंक्शन पहले लिख ही लिया तो इस दैट की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। एज वी नो शी माइट नीड आवर हेल्प, तो शी माइट नीड आवर हेल्प हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी, एज वी नो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अगला देखो, बोथ हिज मदर एज वेल एज हिज फादर एग्री टू द प्रपोजल। एंड, बोथ और बिटवीन के साथ में एंड लिखा करो। अगला देखो, आई डोंट लाइक द ब्लैक एंड द ब्लू कलर। अगर हम द ब्लैक एंड द ब्लू कलर लिख रहे हैं तो ये दोनों मिलके एक ही कलर बन गए या दोनों सेपरेट कलर हैं? सेपरेट हैं।
अगर डिटर्मिनर अलग अलग यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सेपरेट कलर है। अगर अलग अलग कलर हैं ये और हमें इन दोनों को ही रेफर करना है और मीनिंग है नेगेटिव, तब तो और यूज करना चाहिए था, तो एंड की जगह ऑल लिख दो। नेगेटिव मीनिंग में अगर हमें ऑल आइटम्स को रेफर करना हो तो ऑल लिखा करो, पॉजिटिव मीनिंग में एंड लिखा करो, क्योंकि मीनिंग नेगेटिव है तो यहाँ पे एंड की जगह ऑल लिखो। आई डोंट लाइक द ब्लैक और द ब्लू। 15th क्वेश्चन देखो, वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज वी कांट अफोर्ड इट। बिकॉज रिमूव करके दैट लिख दो। रीजन के साथ में बिकॉज वैसे भी मत लिखा करो, ये अपना ध्यान ही रखना। फॉर द सिंपल रीजन दैट वी कैन नॉट अफोर्ड इट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वन हु जंप्स फ्रॉम सो हाई अ बिल्डिंग मस्ट बी इधर वेरी ब्रेव और अ ग्रेटफुल। अब वेरी ब्रेव है एडजेक्टिव, अ ग्रेटफुल है नाउन, और है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स जोड़ते हैं, लेकिन ये सेम रैंक के है नहीं, एक एडजेक्टिव है एक नाउन है। तो ये जो अ ग्रेटफुल लिखा है ना, इसको हटा के इसकी जगह लिख दो फुलिश। वेरी ब्रेव और फुलिश, ब्रेव एडजेक्टिव हो गया, फुलिश भी एडजेक्टिव हो गया और सेंटेंस हो गया। अगला देखो, गॉड हैज गिफ्टेड मैन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स देन इमोर्टलिटी, बट एल्स के साथ में बट लिखो, एवरीथिंग एल्स बट इमोर्टलिटी। द मैन हैड मेड अ मिस्टेक बिकॉज ही वॉज नर्वस। अब देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि पर्सन गलती करता है और इसलिए नर्वस हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि नर्वस होता है इस वजह से गलती कर देता है। अब हमें पता है कि दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मेक वर्ब है ना, उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है, हैड मेड अ मिस्टेक। तो इसका मतलब इसने पहले गलती की बाद में नर्वस हुआ, मतलब इसकी कहानी ये वाली है कि इसने पहले गलती की बाद में नर्वस हुआ, ठीक है। तो अगर इसने पहले गलती की बाद में नर्वस हुआ तो नर्वस होना तो रिजल्ट हो गया, अगर रिजल्ट हो गया तो कंजंक्शन बिकॉज तो गलत लिख दे, फिर तो सो लिखो कॉमा लगा के, सो ही वॉज नर्वस। नेक्स्ट देखो, सम एशियन कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड और एज डेवलप्ड एज यूरोपियन वंस। अब मोर डेवलप्ड कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देन लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो उसको लिख लो, सम एशियन कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन और एज डेवलप्ड एज यूरोपियन वंस। अगर हम कभी किसी कंपेरेटिव डिग्री को और सिमिली को एक साथ में किसी कंजंक्शन से जोड़ दें तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ जो देन यूज होता है वो जरूर लिखा करो। अगला देखो, most children enjoy watching TV, listening to stories, making new friends and learning new things। सारे ऑब्जेक्ट जेरेंड है तो लास्ट वाला भी जेरेंड बना दो, ये जो लर्न बेस फॉर्म लिखी है इसको लर्निंग कर दो। अगला देखो, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम सो इकोनॉमिक्स, एज इकोनॉमिक्स। सिमिलीज में हमेशा लास्ट में एज लिखा करो, पहले एज लिख रखा ना, एज इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, बाद में भी एज ही लिखो। फिर हमने लिखा देयर आर मैनी एनिमल्स एज ब्रेव और इवन ब्रेवर देन अ लायन, एज ब्रेव एज। सिमिली को कंप्लीट करके लिखो एज ब्रेव एज। अगला एग्जांपल देखो, although they have been doing it for many months but they are not confident enough to do it on their own। अभी देखो, although के साथ में हमने कंजंक्शन बट लिख रखा है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, या तो इसे रिमूव करो या इसकी जगह येट यूज करो, या तो इसको रिमूव कर दो, मतलब रिमूव ही कर दो सीधे से, येट मत लिखना, सिंपली रिमूव इट। 24 देखो, द मैन बॉट एन ओल्ड कार, इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम ही वुड टेक इट टू द सर्विस सेंटर। अब देखो हमारे पास तीन क्लॉज हैं, एक है द मैन बॉट एन ओल्ड कार, दूसरी है इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम, तीसरी है वुड टेक इट टू द सर्विस सेंटर। अगर क्लॉज तीन हो तो कंजंक्शन दो यूज होते हैं। अब ये बाद वाली दोनों क्लॉजेज है ना, ये कंडीशनल हैं, इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम ही वुड टेक इट टू द सर्विस सेंटर। अब चूंकि ये दोनों क्लॉज मिलके कंडीशनल बन गई तो वो इफ कंजंक्शन इनके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो इस कंडीशनल को उस मेन क्लॉज से जोड़े, तो इफ से पहले एंड लिख दो, एंड इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम ही वुड टेक इट टू द सर्विस सेंटर। 25th क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन में हमने लिखा इवन द रेसलर कुड नॉट लिफ्ट द बैग सो इट वाज वेरी हैवी। अब बैग का हैवी होना रेसलर के लिफ्ट नहीं कर पाने का रीजन या रिजल्ट? हाँ, तो बता भाई, बैग का हैवी होना रेसलर के लिफ्ट नहीं कर पाने का रीजन या रिजल्ट? रीजन। अगर रीजन है तो कंजंक्शन तो गलत लिख दिया, सो अब तो बिकॉज लिखना पड़ेगा, तो सो रिमूव करो, बिकॉज लिखो या एज लिखो।
अगला देखो, पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड दैट्स व्हाई आई डोंट कंप्लेन। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन सेटिस्फाई है और ये कंप्लेन नहीं करता, तो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि ये कंप्लेन नहीं करता, या लोग कंप्लेन नहीं करते मतलब लोग सोचते हैं इसीलिए ये कंप्लेन नहीं करता। इसका कंप्लेन नहीं करना लोगों के सोचने का क्या है, रीजन। अगर रीजन है तो दैट्स व्हाई फिर गलत हो गया, एज लिखो। अगला देखो, दो ही हैड फ्यू डाउट्स ही डिडंट रेज हिज हैंड। अब हमने यहाँ पे लिखा कि somebody हैज नो डाउट, फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो, और हम कह रहे हैं उसने हैंड रेज नहीं किया, तो इसमें तो कोई कॉन्ट्रास्टिंग है नहीं। कॉन्ट्रास्टिंग तो तब हो जब किसी पर्सन को डाउट हो वो हैंड रेज ना करे। तो ये सेंटेंस तो हमारा सही है इस हिसाब से, तो कंजंक्शन हमने गलत यूज कर लिया। अब या तो कंजंक्शन चेंज करो या फ्यू की जगह आप फ्यू लिखो। फिलहाल में आप फ्यू लिखना, दो ही हैड अ फ्यू डाउट्स ही डिडंट रेज हिज हैंड, तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैड सम डाउट बट स्टिल ही डिडंट रेज हिज हैंड। अगला देखो, इवन माई फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट दैट डे दे वर पनिश्ड बाय द टीचर। अब मान लो कोई पर्सन है वो किसी दिन जिस दिन कोई गड़बड़ हुई आया नहीं, तो अगर वो उस दिन आया नहीं तो इसका मतलब उसका पार्टिसिपेशन भी नहीं रहा होगा गड़बड़ में, तो उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट फिर भी उसे मिल गई। तो ऐसा जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो भी पनिश हो रहा है, तो इट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कॉन्ट्रडिक्टरी। तो यहाँ पे लिखो इवन दो माई फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजेंट दैट डे। अब बाकी हमने ध्यान रखना, इवन इज नॉट अ कंजंक्शन। अगला देखो, इन केस ऑफ ही गेट्स लेट आई शैल लीव द की विद आवर नेबर। इन केस, इन केस कंजंक्शन होता है, इन केस ऑफ प्रेपोजिशन होता है, वी नीड अ कंजंक्शन हियर। तो हमारे पास एक पूरी क्लॉज लिखी हुई गेट्स लेट, अगर ये क्लॉज लिखी हुई तो प्रेपोजिशन नहीं कंजंक्शन का यूज करो, इन केस। 30 देखो, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड देन एवरीवन रश टुवर्ड्स इट। अब ये जो हमने एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड लिखा है ना, ये हमारी टाइम क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो भी एज सुन एज है, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज लॉन्ग एज, ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं, इनके साथ लिखी हुई क्लॉजेस टाइम होती हैं। तो अगर ये एडवर्ब क्लॉज हो गई टाइम की, तो फिर उस देन की हमें जरूरत तो रही नहीं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम गलत हो गया, उस देन को रिमूव कर दो। 31st क्वेश्चन देखो, यू कैन नॉट मेक ऑमलेट विदाउट यू हैव ब्रोकन एग्स। अब यू हैव ब्रोकन एग्स एक क्लॉज है, अगर वो क्लॉज है तो हमें उससे पहले कंजंक्शन लिखना चाहिए था, ना कि ये प्रीपोजिशन विदाउट। तो ये विदाउट गलत हो गया। अब विदाउट को अगर सही करना चाहते हो तो इसको लिख दो, यू कैन नॉट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ब्रेकिंग एग्स जेरेंड है, वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर नहीं इतनी माथापच्ची करना चाहते हो तो विदाउट को हटा के अनलेस लिख दो, तो भी सही हो जाएगा, अनलेस यू हैव ब्रोकन एग्स। अगला देखो, फिर हमने लिखा था टेम्परेचर रिमेन्ड बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड, एंड लिखो, बिटवीन के साथ में एंड लिखा करो, बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 33 अपने आप सही करो, क्या किया 33 में, 33 कैसे सही किया तूने सेंटेंस, इट वॉज। अब देखो सबसे आसान तरीका तो इसको सही करने का यही है कि टू एडवर्ब की जगह सो लिख दो, इट वॉज सो लेट दैट वी कुडंट डू मच। दैट क्लॉज के साथ में सो लिखा करो या सो के साथ दैट क्लॉज लिखा करो। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम चाहें कि ये टू लिखा रहे और ये सही हो जाए, तो इसको ऐसे लिखो, इट वॉज टू लेट फॉर अस टू डू मच। इट वॉज टू लेट फॉर अस टू डू मच। अगले क्वेश्चन का आंसर बता, ए ऊपर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बता अब कौन सा पूछा जाना है। हाँ, 34, चल आंसर बता, आंसर बता बेटा, नहीं तो आज तू कूटेगा, समझा। आंसर बताएगा या कूटेगा, क्या करेगा आज, आंसर बताएगा, नहीं कूटेगा, चल ठीक है कूट ही ले तू आज। एक चीज और बता, 7th 8th की बुक्स लाया पढ़ने के लिए, एक वजह बता क्यों नहीं लाया, एक कोई वजह बता कि 7th 8th की बुक्स लाया क्यों नहीं, कोई भी बता दे, झूठ बता दे, सच बता दे। अबे कोई एक वजह बता दे 7th 8th की बुक्स क्यों नहीं लाया पढ़ने के लिए।
आइंस्टाइन हो, शेक्सपियर हो, इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान फैला पड़ा है, ठीक है। या अंबानी जी हो, इतना बिजी हो, टाइम नहीं है बुक खरीद लाओ, या पैसे नहीं है बुक खरीदने के, ठीक है। या ढीठ है, बात माननी ही नहीं है, ठीक है। क्या वजह है? एक कोई वजह बता। पैसा नहीं है, या टाइम नहीं है इतना कि वहां जाओ ले आओ जाके, बिजी आदमी हो, एक एक मिनट काउंट करता है तुम्हारा। हम्म। या ज्ञान की गंगा ही तुम्हारी खोपड़ी से निकलती है कि जो तुम्हें जरूरत ही नहीं है किसी और ज्ञान की, पहले से ही भरा पड़ा है, ठीक है। क्या वजह है कि जो तुम बुक लेके नहीं आए? बच्चे बात मानते नहीं है। इनको सही बात समझाओ ना तो ये पता नहीं समझते नहीं है। उल्टी सीधी बताओ 1% तो तुरंत मान लेंगे। इनको बता दो देखो ये प्रैक्टिस सेट नया आया है, इसमें सारे 20 साल के क्वेश्चन हैं सारे, इसे याद कर लो, लग गया जाके। इनसे कह दो ये बुक मैंने रात भर रिसर्च करके लिखी है और मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, और प्यारे बच्चों ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, और फलाना और ढिमकाना, और चेप दो ससुर को। और इनसे कहो इस टंट घंट में मत पड़ो, इससे कुछ नहीं होता, काबिलियत पे काम करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाओ, बजाय की क्वेश्चन आंसर के नंबर बढ़ाने के। अब इसको हम हरामखोरी के अलावा और क्या कहें? एक चीज बताना, पहले बुक्स के नाम कैसे होते तो सबको ही पता है, अब देखो आजकल बुक्स के नाम क्या आते हैं? 5600 प्लस, यही होते हैं ना, यही होते हैं, ठीक है। 8700 प्लस, ये क्या है? ये बच्चा जो होता है ना, जो हमारा मतलब नॉर्थ इंडिया का जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है, उसके दिमाग में एक फतूर बैठा होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ लेने का मतलब ज्यादा क्वेश्चन नंबर ले आना पेपर में। तो वो ये टैली करता है कि हमने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो ये नहीं देखता कि हमने सीखा क्या इनसे। आदमी 10 क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके, या 10 क्वेश्चन डिस्कस करके 100 क्वेश्चन के बराबर कंटेंट डिस्कस कर सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। और अगर नहीं समझने का काम कर रहे हो तो तुम कितने भी कर लो, चाहे हजारों में चले जाओ, लाखों में चले जाओ, तुम पे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वैसे के वैसे ढीठ बैठे हुए हो बिल्कुल। तुमने क्वेश्चन कितने लगा लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सातिर दिमाग के लोग हैं, ठीक है, उनको पता है कि बच्चा चाहता क्या है। बच्चा चाहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएं, समझ में आए नहीं आए, बात पकड़ में आए नहीं आए, बस उसको ये देखना है कितने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, कितने प्रैक्टिस सेट लगा लिए। अरे तू है पजामा यार, तूने प्रैक्टिस सेट लगा लिए 10,000, तो क्या फर्क पड़ा तेरे पे? तेरे में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो अब बुक्स के भी टाइटल उसी तरीके के आने लग गए। नहीं तो ये मजाक है, तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या लेना देना? तुम्हें बात समझ में आई है नहीं आई उससे लेना देना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन यही है सर। तो सीधी सी बात बताओ उसको, 7वीं 8वीं की बुक लिया, खाली टाइम में पढ़ा कर, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी, काबिलियत बढ़ेगी, चीजों को समझने लग जाओगे, क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्वेश्चंस अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। लेकिन वो भैया मानेंगे नहीं। अगर मानने वाले होते, अपने से पहले जो टीचर्स ने पढ़ाया या पेरेंट्स ने पढ़ाया और सिखाया, अगर उन्हीं की बातें मान ली होती तो आज मेरी उल्टी सीधी नहीं सुननी पड़ रही होती ना। तो तुमने ना इससे पहले जिन लोगों ने तुम्हें सही बातें बताई उनकी मानी ना, तुम आज मेरी मान लोगे। लेकिन बस मैं अपनी ड्यूटी कर लेना चाहता हूँ, एक भड़ास निकाल लेना चाहता हूँ मन की। मानोगे तुम किसी की नहीं, क्योंकि अगर मानने वाले होते ना तो इस हालत में तुम्हारी आज ये होती नहीं, मतलब ये तुम्हारी दशा नहीं होती जो है। तुम मेरी उल्टी सीधी नहीं सुनते, ठीक है। इंग्लिश की छोटी छोटी बातें तुमसे पूछी जाती है, सुनने के बाद देन आएगा दैट आएगा, तो तुम इसमें कंफ्यूज नहीं होते। तो इसकी वजह यही है कि तुमने ना तो आज से पहले जिन लोगों ने तुम्हें सही सलाह दी उनकी मानी, ना तुम आज मानोगे, और तुम मानोगे कभी नहीं, क्योंकि तुम हो ही ढीठ बेसिकली। पता नहीं सर। तो 7th 8th की बुक्स इतनी गजब बुक्स होती है, तुम में से कोई तो लाए होगा, खैर एक दो तो लाए होंगे, कौन कौन लाया? पढ़ के देखें वो बुक्स, देखें पढ़ के। इतनी गजब बुक्स हैं कि उनको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा वास्तव में यही सीखने वाली चीज है, बाकी तो सब रट्टा है। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती। अच्छा, उन बुक्स में मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब समझना, ना मेरे पास कोई रॉयल्टी आनी है, ना कोई मेरा पब्लिकेशन बढ़ना है, ना मैं उनका ऑथर हूं, ना वो लोग जो बुक्स बेचते हैं वो मेरे कोई जानकार रिश्तेदार नातेदार हैं कि उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, ना ही वो मेरी दुकान में रखते हैं अपनी, मतलब किराए पे, मतलब उनको दे रखी है जिससे इनका बिजनेस चलता रहेगा। मुझे अठन्नी चवन्नी का किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, मतलब एक अठन्नी या एक चवन्नी मेरी जेब में नहीं आनी। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि अगर बच्चे ने मेरे पास भरोसा करके इंग्लिश सीखने आया तो मेरे लिए जो बेस्ट हो सकता है मैं इसके लिए कर दूं। देखो मैं सिलेबस क्लास में तो कंपटीशन का ही पढ़ाऊंगा, समझ में आए नहीं आए तो तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ जाके। मैं क्लास में तो कंपटीशन का ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जवाबदेही मेरी फिर उसी की बनती है। मान लो बाद में बच्चा मेरे पास क्वेश्चन पेपर लेकर आए तो उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना निकले जो मैं उसको बता ना पाऊं कि मैंने कब पढ़ाया होगा, कहां समझाया होगा। वो नहीं कर पाए वो अपना देखे जाके, वो तो गधा हो नंबर 1 का, वो तो एक भी ना कर पाए, उसकी मेरे को क्या लेन देना। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जो मैं उसे बता ना पाऊं कि ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और वो कॉन्सेप्ट मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया होगा। तो मैं क्लास में तो कंपटीशन का ही पढ़ाऊंगा। तो क्या बदतमीज लोग सच। तो होता पता है क्या, कुछ चीजें अगर तुम अपने आप मेहनत करोगे तब भी सीख जाओगे, और लेकिन बस सही सलाह कोई देगा उसकी समझ में आएगी नहीं, मानेंगे नहीं, उल्टे सीधी कोई अपनी चेपने लग जाएगा। ये हमारी बुक आ गई 8700,
ये हमारी बुक आ गई 8800, ये हमारी बुक आ गई है 5500 5600, बस यही है। एक से एक बड़े घोंचू ससुर हैं, ठीक है। हाँ, लोग समझते नहीं। वो 7वीं 8वीं की बुक्स में वास्तव में मेरा अपने अठन्नी चवन्नी का कोई फायदा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि बच्चा अगर उन बुक्स को एक बार पढ़ लेगा ना तो मेरे कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आएंगे, तो फिर ये मेरी मेहनत है ना, ये बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अब देखो मैं 7th 8th की बुक्स तो पढ़ाने से रहा। अब तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए कि 7वीं 8वीं बुक्स के लिए अब तुम्हें टीचर ढूंढना पड़े। इतना पढ़ लिख गए हो, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लिया है, दाढ़ी मूछ निकल आई है, अगर 7th 8th की बुक्स भी समझने के लिए तुम्हें टीचर की जरूरत पड़ रही है तो तुम्हें खुद भी शर्म आनी चाहिए अपने पे। फिर तुमने इतने दिन पढ़ के क्या झंडे गाड़े स्कूल में कि 7वीं 8वीं की बुक भी पढ़ाने के लिए तुम्हें टीचर चाहिए जो पढ़ाए समझाए, तब तो फिर बेकार गया सब पढ़ना लिखना हमारा। तो 7th 8th की बुक्स तो अपने आप भी पढ़ के समझ सकते हो ना, लेकिन नहीं आती लोगों को समझ में बात। समझ में आती तो फेल होने वालों का रेशियो इतना नहीं होता ना। 70% 80% पे सिलेक्शन हो जाता है, उतने आते नहीं हमारे। और जबकि हमें जॉब लगनी, जिंदगी और का सेटलमेंट हो जाना है। नहीं तो आदमी को बता दिया जाए तुम्हारी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी अगर मेहनत कर लोगे साल भर, तब तो फिर उसको कर लेनी चाहिए, क्योंकि साल भर की मेहनत और 50 60 70 साल एकदम फिक्स होके। लेकिन नहीं कर पाते लोग, काबिलियत की कमी है, बात समझ में नहीं आती, सही सलाह नहीं मिलती, सही सलाह मानते नहीं है, जो भी वजह रही हो, लेकिन लोग देखो इतने फेल होने वाले होते हैं। तो खैर ये कहानी ऐसे चलती रहेगी, मेरे मन मन में जब तब आ जाता है मैं अपना उगल देता हूँ। चलो तुम अपनी ये सीख तैसी करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 34 बता बे हिले हुए। अच्छा इसे तो पता ही क्या होगा, खैर। रोतड़ू आगे बैठा उस जगह, 34 का आंसर होता। ये सब ससुर एक सही है, आगे बैठा। हाँ अब देखो जो नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने यूज किया ना, इसमें असल में सब्जेक्ट एक ही है। वर्ब हमारे पास दो हैं, एक वर्ब है नॉट सपोर्टेड और एक वर्ब है प्लेस्ड। तो हमें दो वर्ब्स कनेक्ट करनी कि उन लोगों ने ना केवल सपोर्ट किया डिसीजन को, बल्कि ऐसा मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि वो उसको मानेंगे भी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये नॉट ओनली जो है ना वो हमें दे के बाद लिखना चाहिए, मतलब दे के बाद क्या, सपोर्टेड से पहले लिखना चाहिए, क्योंकि हमें सब्जेक्ट नहीं वर्ब्स को कनेक्ट करना है। तो या तो ऐसे लिखो दे नॉट ओनली सपोर्टेड दैट डिसीजन बट ऑल्सो प्लेस्ड टू अबाइड बाई। अच्छा एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नॉट ओनली को शुरू में ही लिखा रहने दो और इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, नॉट ओनली डिड दे सपोर्ट। अगर हम नॉट ओनली का यूज वर्ब के लिए करें तो ये एडवर्ब होता है और इसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो। अगला देखो, सच एडवाइस दैट ही वॉज गिवन प्रूव्ड वर्थलेस। अभी जो हमारा सेंटेंस लिखा है इसमें देखो वॉज गिवन जो है ना ये हमारी पैसिव वर्ब है, और दैट जो है वो इसका सब्जेक्ट है। गिवन डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है गिव, तो इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ गए, मतलब एक। अब देखो दैट ही वॉज गिवन जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, दैट ही वॉज गिवन जो है वो रिलेटिव क्लॉज है। सच एडवाइस प्रूव्ड वर्थलेस ये हमारी मेन क्लॉज है, ठीक है। सच एडवाइस सब्जेक्ट है, प्रूव्ड वर्थलेस उसका वो है क्या नाम, प्रेडिकेट है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो जो हमने दैट ही वाज गिवन लिखी ना वो हमारी रिलेटिव क्लॉज है। अगर वो रिलेटिव क्लॉज है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, फिर तो कंजंक्शन नहीं कह पाएंगे इसको अगर ये रिलेटिव क्लॉज है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तब तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन तो एज यूज होता है। तो ये दैट जो है ना इसकी जगह एज लिखो, सच एडवाइस एज ही वाज गिवन प्रूव्ड वर्थलेस। तो अगर सच के साथ हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना हो तो एज लिखा करो। अगला देखो, वी आर नॉट एज स्टूपिड एज टू बिलीव इट। एज लिखा करो बाद में हमेशा सिम लिखे, तो सो की जगह एज लिख दो। 37th क्वेश्चन देखो, द प्रोग्राम हैज बीन टू ऑर्गेनाइज्ड दैट नन ऑफ द टॉक्स ओवरलैप। अब इस सेंटेंस को सही करने का सबसे आसान तरीका जो है वो टू की जगह सो लिखना है, कि टू हटाओ सो लिख दो। द प्रोग्राम हैज बीन सो ऑर्गेनाइज्ड दैट नन ऑफ द टॉक्स ओवरलैप। अब अगर मान लो हम टू की जगह सो ना लिखना चाहें तो भी एक ऑप्शन है, तो इसको ऐसे लिखो, द प्रोग्राम हैज बीन टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर टॉक्स टू ओवरलैप। The program has been too organized for talks to overlap. अगला देखो, hardly had be time to catch the train। अब देखो ये हार्डली हमारा एडवर्ब है, अगर हम इसको शुरू में लिखेंगे तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इन्वर्टेड फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। ये जो हैड हमने पहले लिख दिया ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया।
अब हैड अगर मेन वर्ब है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और डिड होती है, डिड को वी से पहले लिखो और जब डिड लिख दोगे तो उसका बेस फॉर्म आएगी हैव, उसको वर्ब के बाद लिखो, सब्जेक्ट के बाद लिखो। तो इस सेंटेंस को अगर इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो, हार्डली डिड वी हैव टाइम, हार्डली डिड वी हैव टाइम। दूसरा ऑप्शन ये है कि झंझट खत्म करो, सीधे असर्टिव फॉर्म लिख दो, वी हार्डली हैड टाइम, वी हार्डली हैड टाइम। हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मेन वर्ब से पहले आएगा, असर्टिव फॉर्म लिख दो, पहले सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो, मेन वर्ब से पहले हार्डली लिख दो। तो या तो लिख दो वी हार्डली हैड टाइम तो सही जाएगा, या लिख दो हार्डली डिड वी हैव टाइम तो भी सही जाएगा। अगला देखो, वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन देन, अदर रादर के साथ में देन का यूज क्या करो, तो ये जो बट लिखा है इसे हटाओ, देन लिखो, वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन देन एक्सेप्ट देयर ऑफर। फिर हमने लिखा दे रैन वेरी फास्ट एल्स दे बी कॉट बाय द पुलिस। अब यहाँ पे देखो हमने एल्स को एज ए कंजंक्शन यूज कर दिया, लेकिन एक कंजंक्शन होता नहीं है। अब अगर हम दोनों सेंटेंसेस को रिलेट करें तो ये कोई लोग हैं बड़ी तेज भागे और इनके भागने की वजह ये कि ये नहीं चाहते थे कि पुलिस इन्हें पकड़ ले, मतलब उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने तेज दौड़ लगा दी। तो ऐसी सिचुएशन में लेस्ट का यूज क्या करो, लेस्ट का मतलब होता है मेड नॉट हैपन, तो एल्स हटाओ लेस्ट लिख दो, दे रैन वेरी फास्ट लेस्ट दे बी कॉट बाय द पुलिस। 41st क्वेश्चन में हमने लिखा ही हैज नॉट रिसीव द लेटर येट इज नॉट ट्रू। अभी इज नॉट ट्रू प्रेडिकेट हो गया, ही हैज नॉट रिसीव द लेटर येट उस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो गया। अगर ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट हो गया तो ये नाउन क्लॉज हो गई, अगर ये नाउन क्लॉज हो गई तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आती नहीं है, कंजंक्शन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ही से पहले दैट लिखो, दैट ही हैज नॉट रिसीव द लेटर येट इज नॉट ट्रू। 42nd क्वेश्चन देखो, यू शुड नॉट ओपन द क्वेश्चन पेपर आफ्टर यू आर टोल्ड टू डू सो। अब हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर खोलना मत जब मतलब कहा जाए तुमसे उसके बाद। अब ये तो हम उसको उल्टी सलाह दे रहे हैं, ऐसे चक्कर में तो उसका पेपर ही छूट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो लिखो बिफोर, बिफोर यू आर टोल्ड टू डू सो। अगला देखो, he does not have any knowledge of it, if he has any problem he looks up to his older brother। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन क्लॉज हैं तो दो कंजंक्शन आएंगे, तो इफ से पहले एंड लिख दो, he does not have any knowledge of it and if he has any problem he looks up to his elder brother। 44th क्वेश्चन देखो, why didn't you ask for help rather than, rather के साथ में then का यूज क्या करो, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है, एक फाइनाइट वर्ब है डिडंट यू आस्क, ठीक है, आस्क फॉर हेल्प एक ही हमारी मेन वर्ब हो गई, और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है ट्राइंग टू डू, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं रादर के उस पे, ठीक है, तो देन लिखो, कंजंक्शन जो कंपैरिजन के लिए होते हैं, तो लिखो रादर देन ट्राइंग टू डू इट ऑन योर ओन। फिर हमने लिखा ही वेंट टू मार्केट एंड वॉट गोवास मेलन्स एप्पल्स ग्रेप्स और ऑरेंजेस। अब देखो ये मीनिंग पॉजिटिव है, अगर ये मीनिंग पॉजिटिव है और हमें इन सारे ही एलिमेंट्स को रेफर करना है तो एंड का यूज करो, और की जगह लिखो एंड, पॉजिटिव मीनिंग में एंड लिखा करो, नेगेटिव मीनिंग में और लिखा करो। अगला देखो, व्हाट ही सॉ देयर दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड। अब यहां देखो व्हाट ही सॉ देयर जो हमने लिखी हमारी नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट बन गई, कांट बी डिस्क्राइब्ड इसका प्रेडिकेट हो गया, तो कांट बी डिस्क्राइब्ड प्रेडिकेट हो गया, व्हाट ही सॉ देयर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं लिखने पड़ते, तो जो हमने दैट लिखा है गलत हो गया, इसको रिमूव कर दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए कंजंक्शन नहीं यूज करने पड़ते, दैट रिमूव कर दो। फिर हमने लिखा इट वॉज इधर हिडन इन द क्लोजेट और द अलमीरा दैट वॉज नेक्स्ट टू बेड। अब यहाँ पे जो हम इधर और क्लॉज यूज कर रहे हैं, इधर और हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके थ्रू हम दो एडवर्ब फ्रेजेज हैं जिन्हें जोड़ना चाह रहे हैं, एक एडवर्ब फ्रेज है इन द क्लोजेट, दूसरी है इन द अलमीरा, ठीक है। तो हमें मेन वर्ब जो हिडन है उसको कनेक्ट नहीं करना है, हमें कनेक्ट करना है दो एडवर्ब फ्रेजेस को, जो इधर है उसको पहले वाली एडवर्ब फ्रेज से पहले लिखो, इट वॉज हिडन इधर इन द क्लोजेट, इधर इन द क्लोजेट और द अलमीरा। 48th क्वेश्चन देखो, द मैन लिविंग नेक्स्ट डोर टू माइन इज रिच बट अ माइजर। रिच एडजेक्टिव हो गया बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, तो उसके बाद भी एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, अब माइजर नाउन होता है वो गलत हो गया, उसकी जगह लिखो माइजरली, द मैन लिविंग नेक्स्ट डोर टू माइन इज रिच बट माइजरली। अगला देखो, लेस्ट एनीवन डाउट्स माई स्टोरी, डाउट लिख दो, लेस्ट वाली क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लिखा करो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसको डाउट्स की जगह लिखो डाउट।
अगला देखो, दिस मैन इज टू स्ट्रांग टू डिफीट इजली। अब अगर ये पर्सन स्ट्रांग है, जैसा कि उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो वो होगा भी स्ट्रांग। तो अगर ये स्ट्रांग है तब तो ये दूसरे को आसानी से डिफीट कर लेगा, तब तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तब तो टू नहीं लिखना चाहिए, अगर ये काम को कर लेगा तब तो हमें वेरी लिखना चाहिए। लेकिन अगर मान लो हम वेरी लिख भी देंगे तो डिफीट जो हमारी वर्ब है उसके साथ हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं। तो या तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो, दिस मैन इज टू स्ट्रांग टू डिफीट एनीवन, ऐसे। या फिर ये मान लो कि ये मैन स्ट्रांग है, दूसरे इसे नहीं डिफीट कर पाएंगे, पैसिव बना दो, टू बी डिफीटेड। तो या तो लिखो दिस मैन इज टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड। तो अगर टू एडवर्ब लिखना चाहते हो तब तो इस इन्फिनेटिव को पैसिव बनाओ, क्योंकि जो पर्सन स्ट्रांग है वो तो दूसरों को डिफीट कर लेगा, दूसरे उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग तब सही होगा जब हम डूअर दूसरे को बना दें। अदरवाइज अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना चाहते हो तो टू की जगह वेरी लिख दो, और डिफीट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिख दो, एनीवन वगैरह। अगला देखो, he climbed up the tree such as to get a good view of the procession। अब देखो, एक हमने सेंटेंस लिखा, he अबे he went there dash to meet them। Most doing verbs are transitive dash do, eat, play, drive, etc। अभी हमें ब्लैंक्स फिल करना है। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास हो गया सो एस, और एक हो गया सच एस। सो एस का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी हैव टू रेफर टू द और इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ समथिंग। किसी काम के होने किए जाने के पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज क्या करो। टू रेफर टू द एग्जांपल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के एग्जांपल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए सच एज का यूज क्या करो। तो सच एज का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के एग्जांपल्स को इंट्रोड्यूस करना हो, और सो एज का यूज किया जाता है पर्पस शो करने के लिए। अब वो जो हमने इन्फिनेटिव लिखा ना, वो वहां जाने का पर्पस है, कि ये पर्सन वहां गया तो इसका पर्पस क्या था, जाने का। तो हमने लिख दिया सो एज टू मीट देम, जिससे कि उन्हें मिल पाए। फिर हमने लिखा मोस्ट डूइंग वर्ब्स आर ट्रांसिटिव, ज्यादातर डूइंग वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं। अब हमने कुछ ट्रांसिटिव डूइंग वर्ब्स के वहां पे एग्जांपल लिख दिए, डू, ईट, प्ले, ड्राइव वगैरह वगैरह, सच एज। तो सच एज के साथ जो हमने वो नाउन्स लिख रखे हैं वो एग्जांपल हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स के, और सो एज के साथ जो हमने इन्फिनेटिव लिख रखा वो पर्पस है वहां जाने का। तो पर्पस के लिए सो एज लिखा करो, एग्जांपल्स के लिए सच एज लिखा करो। अभी अपना क्वेश्चन देखो 51। इसमें हमने लिखा ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वाई डिड ही क्लाइम अप द ट्री, क्यों चढ़ गया वो पेड़ पे। तो अब हमें पर्पस बताना है पेड़ पे चढ़ जाने का, तो पर्पस बताना है तो सच एज नहीं सो एज लिखो। सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ द प्रोसेशन, जिसको इसको वो जुलूस जो था वो अच्छे से दिखाई पड़ जाए। फिर हमने 52nd क्वेश्चन लिखा, देयर इज नो सच नॉवेल विच यू मेंशन्ड। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और ये रिलेटिव प्रोनाउन मेंशन्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो हम रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं सच के साथ, अगर सच के साथ लिख रहे हो तो ये गलत हो गया, एज लिखो। देयर इज नो सच नॉवेल एज यू मेंशन्ड। फिर हमने 53rd क्वेश्चन लिखा, व्हेन वी रीच द विलेज देन इट वाज रेनिंग। अब देखो यहाँ पे हमने देन एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा, लेकिन इस एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो व्हेन के साथ लिखी गई क्लॉज है ना, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। तो जब हमने एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए पूरी क्लॉज यूज कर ली है तो फिर इस देन की जरूरत नहीं है, हटा दो। अगला देखो, आई शेल क्विट माई जॉब अंटिल आई गेट अ पे हाइक दिस ईयर। अभी जो दिस ईयर है ना, अगर ये हमने ना लिखा होता तब तो हम थोड़ी समय के लिए मान भी लेते कि गेटिंग अ पे हाइक जो है वो दैट इज द रेफरेंस टू टाइम।
लेकिन टाइम के लिए दिस ईयर लिख ही दिया, तो इसका मतलब ये गेटिंग अ पे हाइक जो है ना, कंडीशन है कि ये पर्सन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर क्विट करेगा जॉब को। तो अगर ये कंडीशन है तो अनटिल नहीं अनलेस लिखो। कंडीशन के लिए अनलेस लिखा करो, टाइम के लिए अनटिल लिखा करो, ये पहले पढ़ रखा होगा। ये लो बच्चा, चलो बाकी आज के लिए सभी को बाय। ये जो बाकी बचे हुए असाइनमेंट है ना, क्वेश्चन, ये मैं कभी ना कभी कवर कर लूंगा। बाकी आज के लिए सभी को बाय।